तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और अब क्या वहाँ का क्या फ़र्क है? बेहतरीन और बहुत खूबसूरत एमडीयू का कैंपस है, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी सिर्फ ग्रीन कैंपस से और इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनती ना। पूरी रात भर पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मीडिया में छाया रहती है, जेएनयू, उसके तो जिक्र ही नहीं किया आपने। तो उसके बारे में इस तरीके की अफवाहें फैलाना, उसमें जो है हमारा दुर्भाग्य है। अच्छा, फीस की बात करें तो जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी क्या वो महंगी हैं? वहाँ पे ग्रेजुएशन की नॉर्मली फीस यही है 18 से 20,000। जो भी दिल्ली में पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका एक सपना रहता है कि मैं सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करूं। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि चौधरी छोटूराम से लेकर के और भी बहुत सारे डॉक्टर स्वरूप सिंह जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं, तो उनकी भी पढ़ाई वहाँ से हुई है। अच्छा, मेरे कुछ साथियों का, दोस्तों का एक शिकायत है कि उन्होंने अपने बेटियों को भेजा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो उसको अपने राइट्स पता लगते हैं, कहाँ उसके साथ समाज में जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनको वो जान पाती है। कंट्रोवर्शियल बनाया गया, कुछ लगा कि शायद कुछ डेलिब्रेट अटेम्प्ट भी है। आपको लगता है कि जेएनयू इतनी बुरी है? जितना सेफ फील करती है, इतना मुझे लगता है कि भारत के किसी कोने में भारत की लड़की सेफ फील करती है। लेकिन वहाँ कपल्स में बैठे रहते हैं और कोई समय का पता नहीं, रात को 12 बजे भी बैठे हैं। पढ़ाई की भी बात करेंगे, अपना और जो मित्रता के जो चीज संबंध है उन पे भी बात करेंगे, और भी जो सामाजिक मुद्दे हैं, और भी जो है उसमें प्रेम प्रसंग की भी बातें बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। कब तक हम जो है लड़कियों को लड़कों से बात करने के लिए रोकेंगे। और वहाँ जाके वो अगर लव अफेयर करती है कि दोनों ने मिलकर एक साथ पढ़ाई की है और दोनों एक साथ आईएएस बने हैं। आईएएस तो भारत की सबसे बड़ी नौकरी है। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के इस पॉडकास्ट में हमारे विशेष मेहमान हैं अंकित राणा। अंकित राणा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं। और ये देखिए कि द हरियाणा जो टॉक्स है उसकी पॉपुलैरिटी दिल्ली तक पहुंच गई है। भाई ने हमारा पॉडकास्ट दिल्ली में देखा, इनको हमारा कंटेंट अच्छा लगा और आज ये हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में है। तो अंकित भाई, मेरी बात में कोई अशुद्धि तो नहीं, यही है मामला? सत्संग भाई, बिल्कुल आपने सही बात कही और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने इस दी हरियाणा टॉक्स पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया। जी। अच्छा अंकित भाई, ये बताइए, आप पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, रहने वाले आप कहाँ के हैं और कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं? कौन सा आपका सब्जेक्ट है? शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे। जी, मैं बेसिकली हरियाणा का ही निवासी हूँ और रोहतक ज़िले में मेरा पक्कसमा गांव है। और मैं 11th-12th के टाइम पे ही थोड़ा दिल्ली माइग्रेशन हमारी फैमिली कर गई थी, तो फिर मैंने वहाँ सरकारी स्कूल से अपनी 11वीं-12वीं की और फिर वहाँ से ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एमफिल, और अभी मैं वहाँ पे करंटली पीएचडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा है आप? सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस है। हरियाणा का मानस, और वो भी राजनीति में आप पीएचडी करना रहे हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे हरियाणा की मिट्टी के बालक जो है ना वहाँ जाके रिसर्च स्कॉलर हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा में, एक से एक यूनिवर्सिटी हैं। जैसे हम रोहतक में बैठे हैं, एमडीयू है, हिसार में जीजेयू है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों? दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक तो उसका कारण ये था कि चूंकि मेरा परिवार दिल्ली माइग्रेट कर गया था, तो वहाँ से फिर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानकारी मिली और फिर मैं वहाँ पे चला गया। दूसरा, हरियाणा में भी कोई ऐसा खास यूनिवर्सिटी उस समय जब मैं ग्रेजुएशन करने की सोच रहा था तो मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कोई खास यूनिवर्सिटी हरियाणा की है कि जहाँ मैं पढ़ाई के लिए आ सकूँ। तो कुल मिला के फिर दिल्ली विश्वविद्यालय को ही मुझे चयन करना पड़ा। जब आप खास कहते हैं, खास का मतलब क्या है? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप हमारे एमडीयू रोहतक में जाके देखिए जी। मुझे पता नहीं लास्ट टाइम आप कब गए हैं, हमारा ग्रीन कैंपस है और हमारी ग्रेडिंग भी बढ़िया है, और बस टीचर भी हैं, स्टूडेंट क्लास कम अटेंड करते हैं, थोड़े बहुत रोड़े तो हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आप क्या, वहाँ का क्या फ़र्क है? देखिए, मैं 2-3 बार एमडी यूनिवर्सिटी कैंपस जाने का मौका मिला है। बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत एमडीयू का कैंपस है, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी सिर्फ ग्रीन कैंपस से और इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनती ना। वहाँ पे जो एकेडमिक जो एनवायरनमेंट होता है, जो एकेडमिक स्पेस है, उसकी कहीं ना कहीं एमडीयू में कमी है, जो कि हम स्टूडेंट से भी जब आपस में बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एमडीयू की कमी दिखती है।
और इसकी तुलना में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेटर है और वहाँ का जो एकेडमिक स्पेस है बहुत वाइब्रेंट है। जब आप कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक स्पेस वाइब्रेंट है, इसका मतलब आप बात करें वहाँ की फैकल्टी मेंबर्स की, वहाँ के स्टूडेंट्स की, वहाँ के एनवायरनमेंट की। वहाँ आप हमारे यहाँ के लाइब्रेरी में गए, एमडीयू की लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के बारे में क्या कमेंट है आपका? हाँ, एमडीयू की लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और बहुत आलीशान है, बहुत बड़ी विवेकानंद लाइब्रेरी के नाम से है। नहीं, लेकिन यहाँ पर बच्चे रात को 12, 1, 2 बजे तक पढ़ते हैं। पढ़ते का मतलब वो सेल्फ मोटिवेटेड पढ़ते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो लाइब्रेरी के मामले में तो आपको नहीं, लाइब्रेरी एकदम एमडीयू की शानदार है और बच्चे यहाँ के बहुत मेहनत करते हैं। ये मैंने भी देखा कि पूरी रात भर पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो वो जो वाइब्रेंसी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, तो उसकी कमी कहीं ना कहीं हरियाणा में रहती है। तो उससे जो डिबेट डिस्कशन जो लाइब्रेरी में पढ़ाई है तो वो और ज़्यादा जो है निखर के आते हैं लोग। अच्छा अंकित भाई, ये बताइए कि दिल्ली में, चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा कौन कौन सी स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी, और उनका थोड़ा लीगेसी के बारे में अगर हम जिक्र कर सकें तो? दिल्ली में अभी जो फिलहाल में जो अच्छी यूनिवर्सिटी में नाम चल रहा है वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, कश्मीरी गेट पे है। तो उस यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा इस समय चल रहा है, काफ़ी डिमांड है उसके कोर्सेज की और काफ़ी बच्चे उसको प्रीफर कर रहे हैं अभी स्टेट यूनिवर्सिटी में बात करें तो। अच्छा, अम्बेडकर होगी, उसके अलावा जो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो ये भी यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी स्टेट यूनिवर्सिटी है लेकिन ये भी बहुत जो है डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है, और स्टूडेंट प्रीफर करते हैं। एक यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मीडिया में छाया रहती है, जेएनयू, उसके तो जिक्र ही नहीं किया आपने। जहाँ तक जेएनयू की बात है तो जेएनयू तो जो है एक आइडिया ऑफ इंडिया पे एक एकेडमिक जो है उस पे विजन के आधार पे बनाया गया इंस्टीट्यूशन था, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी का एक सपना था कि ऐसा एक बेहतरीन विश्वविद्यालय होना चाहिए। और उसमें जहाँ तक कुछ विषय उठते रहते हैं बीच बीच में, तो ये हमारा दुर्भाग्य है देश का कि एक ऐसे बेहतरीन विश्वविद्यालय जिसकी जो सरकार खुद जिसकी रैंकिंग नंबर 1 रहती है और अभी भी उसकी रैंकिंग 2024 में सेकंड नंबर पे है, तो उसके बारे में इस तरीके की अफवाह फैलाना, उसमें जो है हमारा दुर्भाग्य है। विश्वविद्यालय बहुत बेहतरीन है, वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के फैकल्टी दिन रात मेहनत करते हैं, जिन्होंने उस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के तहत बनाया है, तभी उसका नाम देश में इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना है। अच्छा, फीस की बात करें तो जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी, क्या वो महंगी हैं? कैसा है, मतलब वहाँ सस्ती हैं, महंगी हैं? और ख़ास करके इस पॉडकास्ट को हमारे हरियाणा और बाहर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे होंगे अपनी +2 के बाद कि हम CUET का एग्ज़ाम देंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएं ना जाएं, कहाँ जाएं, थोड़ा सा उस बारे में भी। चूँकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो मैं वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर बता सकता हूँ। वहाँ पे ग्रेजुएशन की नॉर्मली फ़ीस यही है 18 से 20 हज़ार, या किसी अच्छा कॉलेज है तो उसमें 25 हज़ार तक है साल की। अच्छा, लड़कियों के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है? लड़कियों के लिए सबसे जो बेस्ट कॉलेज है, जो कि सरकार की तरफ से जो NIRF रैंकिंग भी दी जाती है, उसमें भी लगातार 5 साल तक मिरांडा हाउस टॉप पे रहा है, नंबर 1 रैंकिंग। इस बार उसकी रैंकिंग सेकंड नंबर पे आई है। उसके अलावा लेडी श्री राम कॉलेज है। ये दोनों कॉलेज बहुत ही बेहतरीन कॉलेज माने जाते हैं। अच्छा, एक सेंट स्टीफन भी है, उसके बारे में बताइए। बहुत सुनते हैं, हमारे यहाँ के बहुत ही लेजेंडरी चौधरी छोटूराम भी सेंट स्टीफन्स में पढ़े हैं, और एक वो फिल्म आई थी कुछ कुछ होता है, उसमें भी कुछ मतलब एक सेंट स्टीफन कॉलेज का नाम ऐसे पता नहीं क्या ही कॉलेज होगा, उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट। सेंट स्टीफन कॉलेज जो है, जो भी दिल्ली में पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका एक सपना रहता है कि मैं सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करूं। उसमें एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मेरिट के आधार पे उस पर एडमिशन होता है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि चौधरी छोटूराम से लेकर के और भी बहुत सारे डॉक्टर स्वरूप सिंह जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं, तो उनकी भी पढ़ाई वहाँ से हुई है सेंट स्टीफन कॉलेज से। और भी बहुत सारी महानुभूतियाँ हैं जो सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी पढ़ाई करके
आगे बढ़े हैं। अंकित भाई, मैं आपको बताऊं कि मेरे एक पत्रकार साथी हैं, उनकी बेटी का सेंट स्टीफन में एडमिशन हुआ था। +2 के बाद उन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया था और तब मुझे दोस्त का फ़ोन आया कि सेंट स्टीफन उसमें कॉलेज में एडमिशन हुआ है बेटी का, साथ चलेंगे। मैं भी नाम ही सुना था, कभी गया नहीं था, तो मौका था, मैंने भी उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया और मैं सेंट स्टीफन कॉलेज में गया और वहाँ का कैंपस मैंने देखा। तो कैंपस वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बाकी यूनिवर्सिटी जैसा ही, लेकिन कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक पुल है, कुछ ना कुछ वहाँ ऐसा है जो वाकई में जिसका नाम है प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, कुछ ना कुछ तो है। तो क्या है ऐसे दिल्ली के ऐसे टॉप, मिरांडा हाउस हो गया, आपने लेडी श्री राम हो गया, सेंट स्टीफन हो गया, इनमें ऐसा क्या है जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है? असल में इनमें जो सबसे बड़ी बात है वो है डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स। वहाँ पे हर रीजन के, हर कास्ट क्लास के, फॉरेन तक के स्टूडेंट वहाँ पढ़ने आते हैं, जिससे वहाँ ज़्यादा मल्टीकल्चरिज्म का एनवायरनमेंट बनता है। सब लोग अपने अपने जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज बहुत होता है। तो उससे, और फैकल्टी भी वहाँ पे सब डाइवर्स है, कोई फैकल्टी कहाँ का रहने वाला है, कोई कहीं का है। तो उससे जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, उससे जो फिर एक साथ मिल के जो लर्निंग होती है हम लोगों की, तो वो लर्निंग उसको बहुत वाइब्रेंट बना देती है एनवायरनमेंट अच्छा, को। मेरे कुछ साथियों का, दोस्तों का एक शिकायत है कि उन्होंने अपने बेटियों को भेजा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, लेकिन जब वो बेटियां घर आती हैं, छुट्टी तो जैसे होती हैं 2 दिन की, 4 दिन की, हफ्ते की, जैसे भी मौका मिलता है, तो वो कहती हैं कि भाई इस घर का सारा काम मम्मी करती है, पापा आप करते क्या हो? मतलब आपको भी मम्मी का हाथ बटाना चाहिए। मतलब इस तरह कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, बात तो ठीक कह रही है। तो कहीं न कहीं मज़ाक के अंदाज़ में वो कहते हैं कि भाई वहाँ एक बार जो बच्चा घुस गया, वो अधिकारों के लिए खड़ा होना सीख जाता है। वो जो भी उसके अंदर एक पावर ऑफ नॉलेज आ जाती है। ये क्या, हाँ, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सपोज़र जैसे आपने कहा, डाइवर्सिटी आ जाती है, तो वहाँ के पानी, हवा पानी में है क्या? वहाँ के, जहाँ तक आप हरियाणवी उसमें कहा कि हवा पानी में क्या है, तो हवा पानी ये है कि जब कोई हरियाणा की लड़की वहाँ पढ़ने जाती है, ऐसे थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि एक पितृसत्तात्मक समाज से उठ के एक विश्वविद्यालय में जाती है, तो विश्वविद्यालय ही एक ऐसा स्पेस है जो आपको अपनी फ्रीडम एन्जॉय करने का मौका देता है। आप अपनी पर्सनैलिटी को जितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसका स्पेस जो है विश्वविद्यालय आपको प्रदान करता है, कोई भी विश्वविद्यालय। तो वहाँ जब जा कर के वो जो है अपनी एजुकेशन लेती है, तो उसको अपने राइट्स पता लगते हैं, कहाँ उसके साथ समाज में जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको वो जान पाती है। फिर जब वो लड़की पढ़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है परिवार को भी एजुकेटेड करेगी। तो फिर वो जब अपने परिवार में जाएगी तो वहाँ भी वो अपना शिक्षित करेगी परिवार को, और जो भी मुद्दे हैं उनको वो सशक्त करने का जो है माध्यम बनती है। आपने राइट्स की बात की, आपने कहा लड़की बोलना सीख जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये आवाज़ जेएनयू से उठती है, जेएनयू भी तो ये सिखाता है, तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। मुझे लगता है कि बच्चों का बैकग्राउंड लगभग वही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वही जेएनयू में जाते हैं, लगभग वही है। लेकिन एक खास जेएनयू को पिछले दिनों काफ़ी मलाइन किया गया, उसकी इमेज को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। कुछ लगा कि शायद कुछ डेलिब्रेट अटेम्प्ट भी है। आपको लगता है क्या जेएनयू इतनी बुरी है? नहीं, जेएनयू के बारे में ये जो पिछले कुछ दिनों में या जो भी लगातार सरकार रही है, जो है जब से जेएनयू बना तब से एक उसको टारगेटेड जो है उसे लिया जाता है कि कैसे जेएनयू को बदनाम किया जाए। लेकिन वहाँ पे आप जा कर के किसी भी छात्र से आप पूछिए कि जेएनयू में आपको क्या सच में अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी, अपनी बात रखने की, अपनी अभिव्यक्ति की, अपने शिक्षा, अपने जो है चीज़ों को रखने की आपको आज़ादी है कि नहीं? वहाँ पे लड़कियाँ जितना सेफ फ़ील करती हैं, इतना मुझे लगता है कि भारत के किसी कोने में भारत की लड़की सेफ फ़ील करती है। मैं कभी जेएनयू गया नहीं, लेकिन कुछ मेरे साथी जेएनयू गए हैं। अब मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन सही है। तो वो जो आपने लड़कियों के सेफ की बात की, बिल्कुल सेफ्टी है, तभी आप कह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि वहाँ लड़कियाँ बहुत सेफ महसूस करते हैं, लेकिन वहाँ कपल्स में बैठे रहते हैं और कोई समय का पता नहीं, रात को 12 बजे भी बैठे हैं,
2 बजे भी बैठे हैं, सुबह-सुबह 5 बजे तक भी बैठे हैं। तो क्या सिर्फ़ वहाँ पढ़ाई की बातें ही होती हैं? बिल्कुल पढ़ाई की बात होती है। जब लड़का-लड़की बैठे हैं तो वो ज़ाहिर-सी बात है, पढ़ाई की भी बात करेंगे, अपना और जो मित्रता के जो संबंध हैं उन पे भी बात करेंगे, और भी जो सामाजिक मुद्दे हैं, और भी जो है उसमें प्रेम प्रसंग की भी बातें बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी? कब तक हम जो है लड़कियों को लड़कों से बात करने के लिए रोकेंगे? विश्वविद्यालय ही तो वो स्पेस आपको देता है ना, जहाँ लड़का-लड़की साथ में मिल के पढ़ाई के अलावा भी बाकी मुद्दों पे अपने जो है प्रेम, क्यों नहीं लड़का-लड़की प्रेम करेंगे? लेकिन उसके जो पिताजी हैं, जो किसान हैं, मज़दूर हैं, उन्होंने बेटी को भेजा हुआ है शिक्षा के लिए, और एक संस्कार हैं जो वो चाहता है कि मेरी बेटी सुसंस्कृत हो, और वहाँ जाके वो अगर लव अफ़ेयर करती है, हालाँकि हम भी शिक्षित हैं, सारी बातें हैं, लेकिन एक एक दायरा तो होता है, एक कहीं न कहीं एक बाउंड्री तो होती है। तो आपको मानता है कि कोई बाउंड्री नहीं होती, जिसको प्रेम करना है फर्स्ट ईयर में किसी के साथ, सेकंड ईयर में किसी के साथ, फिर किसी के साथ, ये ठीक है सारी चीज़ें? ये सब चीज़ें जो है हमारे समाज में जो महिलाओं को लेके एक जो रूढ़िवादिता फैली हुई है कि महिला जब भी कुछ करने जाती है, तो उस पे समाज अपने बहुत सारे बंधन जो लगा देता है, तो ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। महिला को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो किसके साथ कैसा समय बिताना चाहे, कैसी बातचीत करना चाहे, इसका निर्णय महिला को ही लेने मैं दिया सिर्फ जाए तो महिलाओं ज़्यादा के नहीं, ठीक रहेगा। पुरुषों की बात करूँ, जो लड़के जाते हैं, कहीं न कहीं भटकाव तो होता ही है अगर वो प्रेम प्रसंग करेंगे, ऐसा माँ-बाप का मानना है। ये जितने सवाल हैं, आप ये बोल बेशक मैं रहा हूँ, लेकिन ये वो सारे सवाल हैं जो पेरेंट्स के हैं। तो लड़का हो या लड़की हो, अगर प्रेम प्रसंग करेंगे तो पढ़ाई से ध्यान भटकता है या नहीं भटकता है? अब ये जो है 2 लोगों के बीच का मामला है, कि लड़का और लड़की के बीच का मामला है कि वो प्रेम प्रसंग को किस आगे के जो है माध्यम बना। बहुत सारे ऐसे भी प्रेम प्रसंग हुए हैं कि दोनों ने मिलके एक साथ पढ़ाई की है और दोनों एक साथ आईएएस बने हैं। आईएएस तो भारत की सबसे बड़ी नौकरी है, और नौकरी नहीं, उन्होंने समाज को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट भी किया है। तो आपको उन सकारात्मक प्रेम प्रसंगों की चर्चा ज़्यादा करनी चाहिए मुझे लगता है। प्रतिशत कितना है? बहुत कम प्रतिशत जो कामयाब होते हैं, लेकिन जो कामयाब नहीं होते हैं वापस गाँव अपने चले जाते हैं। उनके माँ-बाप ने इतनी मेहनत करके उनको भेजा है और वो कहीं कामयाब नहीं हो पाते, तो उनकी भी तो बात होनी चाहिए। तो उसके कई सारे रीज़न है ना। आपने माँ-बाप ने जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया है। अब बच्चा जो गाँव में रह रहा था, जिसको कभी आपने लड़की से बात नहीं करने दिया, कभी उसको अपने खुल के अपना जो जीवन होता है आपका वो जीने नहीं दिया, तो वो तो अपनी फ्रीडम एन्जॉय कर रहा है ना। तो उसमें आप लोग समाज उसमें बाधा डाल रहा है ना। लेकिन उनकी फीस और सारी चीज़ें तो माँ-बाप ही करते हैं, तो माँ-बाप को तो पूरा हक है। कल को अगर बिगड़ेगा, कल को कुछ मामला बढ़ता है, तो माँ-बाप ही तो आएगा ना, बाकी तो कोई समाज में मदद करने के लिए नहीं आता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि माता-पिता की बिल्कुल ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को शिक्षा के लिए खर्चा देते हैं। लेकिन उनको ये भी विश्वास रखना पड़ेगा ना अपने बच्चों पे, जिनको उन्होंने जन्म दिया है, कि हम अपने बच्चों पे विश्वास रखें कि हमारे बच्चे जो निर्णय हुँ, लेंगे वो ठीक लेंगे। नकारात्मक चीज़ें हैं हुँ। कि बहुत सारे कपल हैं जो पढ़ाई से इसमें भटक भी जाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें मेरा यही कहना है कि माता-पिता को अपने बच्चों पे विश्वास रखना चाहिए, और बच्चे के लिए माता-पिता से ज़्यादा विश्वास पात्र और प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता। जी, तो अंकित माता-पिता की भी जी, ज़िम्मेदारी है। अंकित भाई, एक मैंने सुना है कि बाहर कभी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, मुझे पता नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि नहीं, एक वॉल ऑफ डेमोक्रेसी होती है। यानी कि एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर आप किसी भी की बुराई करना चाहो, चाहे आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की या फिर सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, जिसकी भी आप क्रिटिसिज्म करना चाहो, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। वहाँ पर आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, और वो पर्पस जो यूनिवर्सिटी का आपने कहा कि भी बोलना सीखेंगे, क्रिटिसिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्रिटिसिज्म भी एक ग्रोइंग माइंड की निशानी है। क्या ये कल्चर है यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली की? ये कल्चर बिल्कुल है। लगभग हर यूनिवर्सिटी में आज के टाइम पे वॉल ऑफ डेमोक्रेसी बना हुआ है। लेकिन उसका कितना यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन करने देता है, ये थोड़ा-सा चिंता का विषय है। चूँकि जो भी सरकार आती है वो हमेशा उसका टारगेट छात्र होते हैं, कि छात्र लोकतंत्र में अपनी आवाज़ ना उठा पाएँ, छात्र अपने अधिकारों की लड़ाई ना लड़ पाएँ। तो ये विषय तो है
चिंता का। अच्छा, शिक्षकों की बात पे आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक कैसे होते हैं? अगर आप कंपैरिजन करो हरियाणा, क्योंकि मैं और आप दोनों हरियाणा से हैं, तो हमारा सीधा इंटरेस्ट हरियाणा से इसलिए है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, तो आपको वहाँ का पता है। तो कंपैरिजन थोड़ा सा करें कि वहाँ का टीचर्स का, वहाँ के और यहाँ का, तो क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स का कंपैरिजन जो है कुछ पैरामीटर के आधार पे ही हम लोग जो है करना चाहेंगे। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी परमानेंट फैकल्टी हैं या जो गेस्ट भी पढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादातर दिल्ली विश्वविद्यालय के ही प्रोडक्ट होते हैं। वो किसी ना किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं या वहीं से एमफिल पीएचडी किए हैं। तो वो जो सिलेबस पढ़ते हैं, वो जो सिलेबस है, वो सिलेबस बहुत ही अपडेटेड होता है, बहुत लेटेस्ट सिलेबस है, बहुत जो है स्टैंडर्डाइज सिलेबस है। जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी जिस सिलेबस को फॉलो करती है, तो उस सिलेबस को वो जो फॉलो करते हैं, तो उससे जो उनके बच्चे निकलते हैं आगे, जो वहाँ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन निकलते हैं, तो वो इतना जो है मतलब उनके अंदर एक जो है कह सकते हैं कि इतना टैलेंटेड और इतना जो है मेरिट उनके अंदर आ जाती है किसी भी विषय को जो पढ़ाते हैं वो। तो उससे जो है उनका जो है फैकल्टी का भी स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाता है और टीचिंग का जो तरीका है वो भी बहुत आगे चला जाता है। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास ऑप्शन हो कि वो हरियाणा की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करे या दिल्ली में जाके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, जेएनयू होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, तो उनसे ग्रेजुएशन करे, तो दोनों के क्या प्लस और माइनस हैं? चूँकि हरियाणा का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो छात्रों से बात होती है उसमें ज़्यादातर छात्र कहीं न कहीं कुछ 2-3 कारण हैं जिनकी वजह से वो ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे हरियाणा में पढ़ना है कि दिल्ली में पढ़ना है। दिल्ली में पढ़ना उनकी पहली प्राथमिकता इसलिए हो सकती है कि उन्होंने नाम सुना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का या और जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो एक उनका माइंड बन जाता है कि मुझे दिल्ली जाके देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। वहाँ की अच्छी फैकल्टी है, स्टूडेंट अच्छे हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है। हरियाणा में ये थोड़ा-सा लैक कर जाती है चीज़ें। हरियाणा में ये चीज़ इसलिए लैक कर जाती है कि एक तो इसमें आर्थिक कारण भी हैं। कुछ पेरेंट्स जो है उतना खर्चा नहीं उठा पाते, तो उनको लगता है आस-पास के ही किसी कॉलेज में या किसी विश्वविद्यालय में, जैसे रोहतक के आस-पास जितने गाँव हैं आपने देखा होगा, ज़्यादातर पेरेंट्स की प्रायोरिटी होती है कि इनको हम रोहतक के ही किसी कॉलेज या एमडीयू यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा दें। बहुत कम होते हैं जो ये स्टेप लेते हैं कि हम दिल्ली जो है अपने बच्चों को पढ़ाएँगे, उनका खर्चा उठाएँगे, भले ही उनकी आमदनी कम रहे, तो वो स्टेप लेते हैं। अच्छा, सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएँ, खास करके लड़कियों, पेरेंट्स को एक चिंता होती है कि लड़कियों की सेफ्टी को लेकर के, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस कितने सेफ हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस का जहाँ तक बात है, तो कोई भी कैंपस कह सकते हैं कि सेफ तो है, लेकिन घटनाएँ वहाँ भी होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे घटनाएँ नहीं है, छेड़खानी की भी घटनाएँ हैं या और भी जो है ईव टीचिंग की भी घटनाएँ हैं। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि बाकी विश्वविद्यालयों से वहाँ पे जो कि बहुत सारी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटियाँ बनी हुई हैं और पुलिस प्रशासन है, दिल्ली जो कि सेंट्रल है, तो वहाँ पे पुलिसिंग ज़्यादा है। तो इसलिए बाकी के कंपैरिजन में प्रशासन भी बहुत सख्त है इस मामले में। महिला की सुरक्षा को लेके प्रशासन भी बहुत सख्त है, तो बहुत इसलिए थोड़ा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं? जैसे आप खुद पीएचडी कर रहे हैं, तो आप क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं बच्चों को लेकर? अभी के समय में तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ में हम देखें तो या तो एकेडमिक में आप जा सकते हैं कि ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, आगे रिसर्च में गए, टीचिंग में गए। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके कंपटीशन में भी चले जाते हैं। यूपीएससी में चले गए, स्टेट पीसीएस में चले जाते हैं, डिफेंस में भी बहुत लोग चले जाते हैं और आजकल तो आपका भी जो फील्ड है जर्नलिज्म, इसमें भी काफ़ी लोग जा रहे हैं और बिजनेस में भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योरशिप में। तो वो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी वहाँ है। अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। और ऐसी कौन-कौन सी स्किल है जो बच्चा ग्रेजुएशन करते हुए सीख जाता है या उसको सीखनी चाहिए? जैसे मैं इसमें कुछ बात करूँ, जैसे बेसिक कुछ स्किल है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज स्किल और उसके अलावा जो है और भी कई सारी सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल है। तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको कहीं न कहीं वो स्पेस देता है। वहाँ पे कई सारा डिबेट सोसाइटी है, कल्चरल सोसाइटी है, स्पोर्ट्स सोसाइटी है। तो जब आप अलग-अलग
उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे, सोसाइटीज़ के मेंबर बनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये आपकी कई तरीके की जो स्किल है जो एक स्टूडेंट को हेल्प करेगी करियर में, तो वो आपकी डेवलप होती है। अच्छा, वहाँ जो भी जैसे एक एक बड़ी समस्या ये आती है कि वहाँ सभी को हॉस्टल नहीं मिलता है, तो जिनको हॉस्टल नहीं मिलता खास करके लड़कियाँ, तो वो पीजी में उनको लेना पड़ता है। तो पीजी कितने सेफ है, क्योंकि एसोसिएटेड है ये मामला भी। पीजी में भी एकाध छूट-मूट घटना तो हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है, लेकिन 99% पीजी सेफ है। सब में आजकल डिजिटल सिक्योरिटी लगा हुआ है, लॉक है, डिजिटल लॉक है और सिक्योरिटी गार्ड भी आजकल पीजी में रहते हैं। पीजी थोड़े महँगे हैं लेकिन। आपको सिक्योरिटी अगर चाहिए तो फिर आपको कम से कम 20 से 25,000 तक का पीजी आपको गर्ल्स को देना पड़ेगा। और पीजी से लेकर के यूनिवर्सिटी आने तक का जो बीच का रास्ता है वो कितना सेफ है, क्योंकि लड़कियों को आना तो पैदल ही पड़ेगा। ज़्यादातर गांव से बच्चे ट्रैवल करते हैं, वो चाहे वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, 4 किलोमीटर का हो, वो कितना सेफ है? वो तो सेफ है क्योंकि कैंपस के आसपास ही पीजी होते हैं, तो उस लिहाज से कैंपस सेफ है। वहाँ पे आप किसी से बात करेंगे तो लड़कियाँ जो अपने पीजी से रात में पढ़ाई के लिए भी आती है। आजकल पीजी में भी लाइब्रेरी खोल दी गई है ताकि बच्चे वहाँ भी पढ़ सकें, तो उतना वो सेफ एनवायरनमेंट, क्योंकि वो आसपास का पूरा स्टूडेंट एरिया है, तो उस लिहाज से पूरा सेफ है। और स्पोर्ट्स को लेकर के क्या-क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि अपना हरियाणा के बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करते हैं और कुछ स्पोर्ट्स कोटा से भी एडमिशन होते हैं। स्पोर्ट्स को लेकर के क्या? स्पोर्ट्स को लेकर के पूरा वहाँ पे जो है स्टेडियम बनाया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी स्पोर्ट्स काउंसिल है। और मन्नू बाकर का आपने चूँकि नाम सुना होगा, तो मन्नू बाकर भी वहाँ पे लेडी श्री राम कॉलेज से ही ग्रेजुएशन उन्होंने किया है। और तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में जाने के लिए मोटिवेट किया जाता है, फैसिलिटी दी जा रही है। लेकिन आपने मनु बाकर का नाम लिया, मनु बाकर का मैंने इंटरव्यू भी किया है। मनु बाकर शूटिंग की प्लेयर है और शूटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए वो फरीदाबाद शूटिंग की प्रैक्टिस करने आती है, तो वो लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन उसका ज़रूर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ उस लेवल की शूटिंग रेंज होगी जो मनु बाकर जैसे प्लेयर को कैटर कर सके। स्पोर्ट्स की ऐसे कमी तो है ही, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेफिनेटली कम है, लेकिन फिर भी कम से कम एक जो है अभी सरकार और प्रशासन और विश्वविद्यालय थोड़ा अब स्पोर्ट्स की तरफ धीरे-धीरे जा रहे हैं। स्टूडेंट एक्टिविज्म के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि दिल्ली के जो स्टूडेंट जो ग्रुप हैं, आजकल तो हरियाणा के जो बाशिंदे हैं, जो बच्चे हैं, उनका ही वही प्रधान प्रद्युम्न बनते हैं। हाँ, ये ऐसा है कि वहाँ पे कई सारे छात्र संगठन हैं, जैसे एनएसयूआई है, एबीपी है, एसएफआई है, आइसा है, और भी कुछ इंडिपेंडेंट भी है, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन भी है। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि थोड़ा मसल और मनी पावर चलता है, तो उसमें सारे समीकरण मिला करके हरियाणा वाले ही ठीक बैठते हैं। नहीं, यूपी वालों को दबदबा नहीं है। यूपी वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन चूंकि वहाँ पे कम से कम अच्छा खासा पैसा चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, तो वो उसमें थोड़ा सा वो लैग कर जाते हैं और उनका थोड़ा इंटरेस्ट भी कम रहता है इसमें। अच्छा, इंटरेस्ट कम रहता है। हाँ। यूपी का और राजनीति में इंटरेस्ट कम है। यूपी ही तो प्रधानमंत्री तो लगभग यूपी से ही बनता है। नहीं, डूसू के चुनाव में चूंकि खर्चा हाँ। बहुत ज्यादा है, अच्छा, तो वो खर्चा लोग ज्यादा है। उसमें, लेकिन अभी कुछ लोग वहाँ के भी चुनाव के लिए टिकट मांगते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उसमें हरियाणा के लोगों का ही ज्यादातर। राउडीज़म भी बहुत होता है चुनाव के दौरान। ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ स्टूडेंट होंगे वहाँ थोड़ा तो। अच्छा, इश्यूज भी क्या होता है जो 200 का इलेक्शन होता है, उसमें इश्यूज क्या मेन डोमिनेट करते हैं? इशूज तो उसमें जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं, चाहे पानी का मुद्दा है, चाहे वहाँ पे लाइब्रेरी का इशू है, चाहे वहाँ पे जो है जैसे दिल्ली देहात के जो बच्चे आते हैं तो उनको मेट्रो में आना पड़ता है, तो उसके मेट्रो पास का मुद्दा है। यू स्पेशल जो बसें चलती है दिल्ली में, बसें चलाई जाए, गर्ल्स सेफ्टी का मुद्दा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मुद्दा है। मुद्दे तो सारे ही है, स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं तो हर छात्र संगठन और जो चुनाव प्रत्याशी है तो सब मुद्दे लेके चलते हैं। जहाँ तक सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मुझे लगता है कि हरियाणा यूनिवर्सिटी में भी वही सिलेबस पढ़ाया जाता है और दिल्ली के विश्वविद्यालयों में वही सिलेबस पढ़ाया जाता है, या कोई फ़र्क है? बिल्कुल इसमें फ़र्क है दिन रात का। मैं कल ही पीडीएफ डाउनलोड किया था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस मैंने मंगाया था किसी से, तो उसमें जो आपको जो मान लिया पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में जो आपको विचारक पढ़ाए जाएंगे, थिंकर जो पढ़ाए जाएंगे, तो वहाँ पे दिल्ली में क्या है कि आपको रीडिंग दी जाएगी।
फलाने की आर्टिकल, फलाने की किताब, ऐसे बहुत सारे फॉरेन राइटर को भी वहाँ पे पढ़ाया जाता है। हरियाणा में जो कि मैंने सिलेबस देखा कुरुक्षेत्र का, तो उसमें ये थोड़ा कमी है। वहाँ पे ज़्यादातर जो बेसिक जो थिंकर है या बेसिक जो आर्टिकल लिखे गए हैं, वो ज़्यादातर हिंदी की जो किताब है उनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जो सामान्य स्टैंडर्ड बुक्स है उनको कम रेफर किया जाता है, और सिलेबस यहाँ का अपडेटेड नहीं है। अभी भी वही 30 साल पुराना राजनीति विज्ञान का सिलेबस चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सिलेबस बहुत जल्दी अपडेट होता रहता है, और जो सिलेबस के अंदर भी जो कई सारे ऑप्शनल पेपर होते हैं, कुछ कंपलसरी पेपर होते हैं, कुछ ऑप्शनल पेपर होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शनल पेपर बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेपर चूज करने में आसानी रहती है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शनल पेपर बहुत कम है। लेकिन अंकित भाई ये भी देखिए ना कि जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डील करना पड़ता है उन बच्चों से जो पढ़ाई में भी कमज़ोर हैं, जो ज़्यादा फीस भी नहीं दे सकते और बिल्कुल गांव से उठ कर के बच्चे आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं वो बच्चे आते हैं जिनकी थोड़ी सी अवेयर भी हैं, आर्थिक स्थिति भी ठीक है और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी हैं औरों से। तो उस स्टफ़ को पढ़ाना और एक बिल्कुल ऐसे स्टफ़ को पढ़ाना जो किसी तरह से 10वीं 12वीं करके यूनिवर्सिटी में आ गए। अब यूनिवर्सिटी में अगर उनका दाखिला हो गया, उन्होंने फ़ीस भर दी है, तो यूनिवर्सिटी को तो वो 3 साल ग्रेजुएशन के उनको एक तरह से ओटना पड़ेगा। तो उनको बंदा भी बनाना पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा-सा स्टफ़ बेटर भी आता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली में जो पढ़ता है वो कहीं न कहीं एक क्रीमी बैकग्राउंड का होता है, अच्छा इनकम जिसका रहता है वहीं दिल्ली में भेजता है। लेकिन दिल्ली में जो विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय कहें या जेएनयू की बात करें, दिल्ली विश्वविद्यालय भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो स्टूडेंट आते हैं उनको फुल फ्लैज स्कॉलरशिप का भी अभी जो है स्टार्ट किया है। तो अब वो समस्या कुछ हद तक मुझे लगता है कम होगी। और जहाँ तक जेएनयू को इतना बदनाम किया जाता है, जेएनयू में तो अभी तक 10 रुपये में हॉस्टल मिल रहा है। वो अभी तक कन्हैया और कुमार का सिर्फ यही तो लाग और सिर्फ 250 रुपये में वहाँ साल भर की फीस है। लेकिन ये देखिए ना कि कुछ ऐसे छात्र नेता होते हैं जो कभी यूनिवर्सिटी को छोड़ते ही नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है सारी चीज़, उसके बाद दूसरे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में वो रहते ही वही है, क्योंकि होता है दिल्ली में इससे सस्ता तो कहीं रह ही नहीं सकते। अभी तो आपने कहा कि दिल्ली बहुत महंगा है, दिल्ली तो फिर ये सस्ते में लोग कैसे रह रहे हैं? वो सरकार के अनुदान पे है, सरकार ग्रांट देती है और सरकार सारी सब्सिडी तो सरकार ही देती है। तो कहीं ना कहीं देखो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो तो लिमिटेड है ना। अगर वही बार बार जो स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पर लंबे समय से रहेंगे तो किसी और को मौका नहीं मिलेगा, नए बच्चों को मौका तो मिलना चाहिए ना। अब इसमें जो है कोई भी स्टूडेंट एक डिग्री को 2 बार तो कर नहीं सकता। भाई एक सब्जेक्ट में कोई बार तो बीए में करेगा नहीं। अब उसका हो सकता है दूसरे विषय, मान ले कोई पॉलिटिकल साइंस का है, उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, अगले बार हो सकता है उसको हिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है। और जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें तो प्रावधान कर दिया गया है कि आप 2-2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या विचार है? क्या सही है, क्या प्लस है, क्या माइनसेज है? देखिए 1986 के बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो पॉलिसी का स्वागत होना चाहिए और पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। अब उनका इम्प्लीमेंटेशन जब होगा ठीक से तो तब हमें उसमें कुछ कह सकते हैं। 5 साल में तो हो गए, 2020 में आई थी, 2022 में शायद लागू करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो कब होगा? 6% बजट का होना चाहिए प्रावधान। लेकिन आप देखिए हरियाणा में तो शिक्षक भर्ती करते ही नहीं है, परमिशन दे ही नहीं रहे हैं। बिना फैकल्टी मेंबर्स के क्या पढ़ाई होगी? अब इसमें जो है 2 साल तो हमारा कोविड में चला गया, तो एनईपी उसमें जो लागू नहीं हो पाई। दूसरा जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, जेएनयू है, जो अग्रणी जो विश्वविद्यालय है वो इसको लागू कर रहे हैं। तो पॉलिसी बहुत लंबी है, बहुत सस्टेनिंग है और एजुकेशन में बहुत ही एक तरीके से क्रांतिकारी पॉलिसी हम कह सकते हैं। बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं, तो वो अलग डिबेट है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे मुद्दे, उसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मुद्दा है, अडल्ट एजुकेशन को देने का मुद्दा है, ड्यूल डिग्री का जो है इशू है उसमें और सबसे बड़ी बात है उसमें एमफिल को स्क्रैप कर दिया गया है। क्योंकि 2 साल में एमफिल में जो है समय जो है कहीं ना कहीं लगता था एक्स्ट्रा,
तो अब उसको माइनस कर दिया गया है। और भी टीचर स्टूडेंट रेशो को भी उसमें बहुत कम किया गया है, और नए नए कोर्सेज, नए नए रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस उसमें बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है वो एनईपी काफ़ी हद तक कारगर रहेगी एजुकेशन में। तो शिक्षकों की भर्ती को लेकर के भी जब इतने सारे नए कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं, स्किल वाले कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए गए हैं, बहुत तरह के प्रावधान कर दिए गए, लेकिन बिना टीचर्स की भर्ती के तो संभव नहीं है। अभी इतनी बेरोजगारी के दौर में भी दिल्ली विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ 5000 परमानेंट रिक्रूटमेंट अभी किया गया है। लेकिन ये देखिए ना कि एप्लीकेशन कितनी आई। एप्लीकेशन तो बिल्कुल आएंगे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये तो साबित किया है ना कि हमने 5000 परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दी है। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एनईपी एक बहुत ही माइलस्टोन साबित होगी, समय लगेगा, अभी इम्प्लीमेंट हो के फेज में है। और ये जो बेरोजगारी है, इसको भी कहीं ना कहीं सरकार धीरे धीरे स्किल के माध्यम से यूथ को, या और भी कई सारे जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन भी सरकार दे रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान है इस विषय पे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला जो भी स्कॉलर है, क्या वो बेरोजगार नहीं है? बेरोजगार तो बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के चूंकि अपने भी कॉलेज हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने 90 कॉलेज हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तक यही रहता है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करता है या वहाँ से लंबे समय तक जुड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ जॉब पा जाता है। अब इसमें लैक ये कर रहा है कि जैसे जेएनयू है, जेएनयू का अपना कॉलेज तो है नहीं, तो पीएचडी तो वो दे रहा सबको, तो वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसे कई सारे विश्वविद्यालय हैं जो डिग्री तो दे रहे हैं, लेकिन आगे उनके लिए कुछ कॉलेज नहीं है जहाँ वो पढ़ाने का मौका देश के बच्चों को। तो वो एक विषय है चिंता का। जो डॉक्टरल डिग्री है जो आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी उसकी बहुत हद तक हाई है, तभी उसकी रैंकिंग जो है नंबर 1 है। जो रिसर्च वाली कैटेगरी बनी हुई है एनआईआरएफ की, जिसमें रैंकिंग होता है हर यूनिवर्सिटी का, हर उसमें, तो उसमें भी रिसर्च वाली कैटेगरी में भी जो है दिल्ली की लगभग यूनिवर्सिटी अच्छी रैंकिंग में है। तो आपको लगता है कि पीएचडी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया जाए तो वो वाकई में पीएचडी करने के बाद उसको उस सब्जेक्ट की पूरी कमांड हो जाती है? देखिए, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। कोई भी विश्वविद्यालय ये तो दावा नहीं कर सकता कि मैंने आपको एजुकेशन डिग्री दी है तो आपको सब कुछ आता है। ये तो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, उसका जो पैरामीटर है मापने का, उस पे हम कह सकते हैं कि वो एकदम बिल्कुल वहाँ का जो मिनिमम से मिनिमम भी ग्रेजुएट होगा तो एक वो स्टैंडर्ड कम से कम पूरा कर रहा होगा। जी। तो राणा साहब, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस हरियाणा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में, एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में, हाँ, एग्ज़ाम सिस्टम का हमारा रह गया। एग्ज़ाम सिस्टम आपको लगता है कि पूरा ट्रांसपेरेंट है और वो सारी चीज़ें हैं? इसमें देखिए, ट्रांसपेरेंसी भी अपने आप में एक डिबेट की चीज़ है कि जो एग्ज़ाम जो चेक कर रहा है उसकी क्या नीति है चेक करने में। हो सकता है उसको किसी की राइटिंग अच्छी लगी तो अच्छे नंबर दे दिए, लिखा भले ही कुछ नहीं है। हो सकता है लिखा बहुत अच्छा है, राइटिंग खराब है, तो उसमें भी कई सारे क्राइटेरिया है और किस तरीके का उसका मूड है उस समय चेक करने का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड चेकिंग रहता है। तो एग्ज़ाम सिस्टम ठीक है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी। अभी हम रोहतक में है, तो रोहतक में भी हमारे यहाँ पड़ोस में ही यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। वहाँ पर एमबीबीएस के पेपर के अंदर काफ़ी सारा ये मुद्दा छाया हुआ है काफ़ी समय से कि एग्ज़ाम में किस तरह से पेपर लीक होते थे, नंबर वंबर का सिस्टम होता था। तो एमबीबीएस का अगर इस हाल है यहाँ पे, तो आप सोच के देख लीजिए बाकी यूनिवर्सिटी सिस्टम का क्या हाल है। ऐसा वहाँ एकदम बिल्कुल नहीं है। आप जो आंसर शीट लिख के देंगे उसको कोई नहीं जानता कि ये किस बच्चे की आंसर शीट है। तो ये ट्रांसपेरेंसी है। तो अंकित भाई, आज वाकई में आपसे बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और बाकी जेएनयू के बारे में और हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में काफ़ी सारी जो है ना हमारी चर्चा सार्थक साबित होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग जी, आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।